हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिवीजन अड्डा 24x7 पे। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हम लोगों ने प्रतियोगिता दर्पण का, ठीक है, प्रतियोगिता दर्पण का जो सीरीज मैंने शुरू किया है लास्ट टाइम रिवीजन का, ठीक है, तो उसका आज का जो वीडियो होगा वो होगा सितंबर महीने का। कौन सा? सितंबर महीना 2025 प्रतियोगिता दर्पण मंथली मैगजीन लास्ट रिवीजन राष्ट्रीय घटनाक्रम। ठीक है, इसमें राष्ट्रीय घटनाक्रम का आर्टिकल है, तो इसको पढ़ते हैं जल्दी से फास्ट रिवीजन के तौर पे। 30 से 25 मिनट का वीडियो होगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। मैंने जुलाई अगस्त ये मैंने करा दिया है, आज सितंबर हो जाएगा। और थोड़ा सा मैं बिजी जो था, अब थोड़ा टाइम फ्री मिला है, तो मैं कोशिश करूंगा आपको एक दिन में 1 से 2 वीडियो जल्दी जल्दी प्रोवाइड करके खत्म कर दूं, ताकि बाकी के बचे हुए टॉपिक भी, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, ठीक है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम और उसके बाद फिर इकोनॉमिक्स सेक्शन, साइंस एंड टेक, ये सब जल्दी जल्दी करा पाऊँ। चलिए, तो बिना देर किए आज का टॉपिक पहला नंबर शुरू करते हैं। न्यूज ये था कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो थे, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। ठीक है, सुने भी होंगे आप लोग, जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति पद पर से त्याग पत्र दिए थे। तो इसका बारे में जो भी न्यूज था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगा पढ़ने के बाद। उसमें इंपॉर्टेंट बस थोड़ा सा पॉलिटी का एक चैप्टर है, मतलब एक टॉपिक है, उसको रिवीजन करने ला है। क्या है? तो उपराष्ट्रपति का पद किस में है? तो आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति नामक पद जो है, कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, किस संवैधानिक अनुच्छेद में है? तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 63 में, यानी 63 में। दूसरा दूसरा ये आता है कि उपराष्ट्रपति के पद की अवधि जो है कितना होता है? तो 5 साल का होता है। ये कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 67 में है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल किस में है? अनुच्छेद 67 में। उसके बाद यह त्यागपत्र किसको देता है? तो यह त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति को दे सकता है, यह राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है। अब पद रिक्त होने के क्या क्या कारण है? उपराष्ट्रपति का जो पद होता है वो खाली किस वजह से होता है? देखिए, तो पद रिक्त होने का कारण जो होता है 2 तरीके से होता है, समझिए। तो पहला नंबर तरीका क्या है कि एक तो कार्यकाल का समाप्त हो जाना, यानी जो उसके कार्यकाल है 5 साल वो समाप्त हो जाना। अगर वो केस होता है, ठीक है, तो उसमें कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही, मतलब 5 साल पूरा होने से पहले ही नया चुनाव कराना चाहिए चुनाव आयोग को। ठीक है, तो एक केस ये हुआ। अब दूसरा तरीका ये है, जो पद रिक्ति होगा वो हो सकता है कि उपराष्ट्रपति की या तो मृत्यु हो जाए, त्याग पत्र दे दे, या उसको महाभियोग लगा करके निष्कासित कर दे, ठीक है, या कोई अन्य तरीका जो भी हो। ठीक है, अगर इस तरीके से अगर इसका उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होता है, तो इसमें शीघ्र अतिशीघ्र चुनाव कराने चाहिए। ये टॉपिक, ये मतलब ये शब्द ध्यान दीजिएगा, शीघ्र अतिशीघ्र चुनाव कराने चाहिए। अब उपराष्ट्रपति का चुनाव संबंधी अनुच्छेद जो है वो अनुच्छेद 66 में है। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का चुनाव संबंधी अनुच्छेद किसमें है? अनुच्छेद 66 में। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, आपको ध्यान रखने वाली चीजें जो आपको कंफ्यूज कर सकती है वो ये है कि दोनों ही कारणों में नया चुना गया उपराष्ट्रपति, ठीक है, नया चुना गया उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो होगा पद ग्रहण करने के बाद 5 साल तक होगा। कितने साल तक होगा? 5 साल तक होगा, ना कि शेष अवधि तक। ये इंपॉर्टेंट था उस न्यूज में, या फिर इस फैक्ट में। ये न्यूज मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जो आपको एग्जाम के टाइम पे कंफ्यूज कर सकता है कि अगर कोई भी राष्ट्रपति मतलब उपराष्ट्रपति अगर यहाँ पर मृत्यु या त्याग पत्र या अन्य कारणों से अगर पद रिक्त होता है, तो अगर जो नया चुना जाएगा, तो वो कितने साल तक के लिए चुना जाएगा? शेष अवधि तक या पूर्ण कार्य के लिए? तो नहीं, इसमें शेष अवधि तक नहीं होगा, बल्कि इसे पूरे 5 साल तक के लिए चुना जाता है। ठीक है, अब आते हैं अनुच्छेद 68। तो रिक्त की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण करना तथा आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल संबंधी जो वर्णन है वो अनुच्छेद 68 में है। किसमें है? अनुच्छेद 68 में है कि रिक्ति का पूर्ति भी करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। तो अगला टॉपिक है आपका नई राष्ट्रीय खेल नीति। नई राष्ट्रीय खेल नीति 2025 घोषित। नई राष्ट्रीय खेल नीति 2025 घोषित क्या है ये? तो नई राष्ट्रीय खेल नीति 2025 ने
राष्ट्रीय खेल नीति 2001 का स्थान लिया है, यानी 2001 में जो भी राष्ट्रीय खेल नीति होगा उसको रिप्लेस करके अब नया नीति ला दिया गया है, वो है नई राष्ट्रीय खेल नीति 2025। अब इस नियम का क्या खास है, तो देखिए सबसे पहला चीज, जो नई राष्ट्रीय खेल नीति 2025 है वो 5 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है, यानी वो 5 पिलर पर आधारित है, यानी उसके 5 विशेषता हैं। तो 5 विशेषता कौन कौन से हैं जरा समझिए। तो सबसे पहला है वैश्विक मंच पर उत्कृष्टता। समझे, वैश्विक मंच पर उत्कृष्टता, यानी इस नियम का पहला जो लक्ष्य है या फिर उद्देश्य है या जो भी स्तंभ है वो ये है, एक्सीलेंस ऑन द ग्लोबल स्टेज। ठीक है, यानी वैश्विक मंच पर अच्छा दिखाना, उत्कृष्ट दिखाना। दूसरा है आर्थिक विकास के लिए खेल, यानी स्पोर्ट्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो तीसरा पिलर है वो है सामाजिक विकास के लिए खेल, अर्थात स्पोर्ट्स फॉर सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, स्पोर्ट्स फॉर सोशल डेवलपमेंट। फिर उसके बाद जन आंदोलन के रूप में खेल, अर्थात स्पोर्ट्स एज अ पीपुल्स मूवमेंट। और पांचवा है शिक्षा के साथ एकीकरण, अर्थात इंटीग्रेशन विथ एजुकेशन। तो ये था नई राष्ट्रीय खेल नीति 2025 के 5 पिलर। ठीक है, 5 पिलर, और 5 पिलर कौन कौन से हो गए, तो आपने देखा वैश्विक मंच पर उत्कृष्टता अर्थात ग्लोबल स्टेज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और पीपुल्स मूवमेंट के रूप में, और फिर इंटीग्रेशन विथ एजुकेशन के रूप में। चलिए, अब इसका उद्देश्य क्या है, नई राष्ट्रीय खेल नीति 2025 का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य ये है कि खेल परिदृश्य को नया आकार देना, नया आकार देना, खेलों के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाना और देश को वैश्विक खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करना। ये नई राष्ट्रीय खेल नीति 2025 का जो है उद्देश्य है। चलिए, इसी के साथ अगला टॉपिक बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है स्टील्थ फ्रीगेट आईएनएस तमाल। आईएनएस तमाल का भारतीय नौसेना में शामिल, आईएनएस तमाल का भारतीय नौसेना में शामिल। ये जो है भारतीय रक्षा संबंधी प्रश्न अच्छा खासा बनता है, उससे संबंधित है। देखते हैं आईएनएस तमाल क्या है। देखिए आईएनएस तमाल, ठीक है, आईएनएस तमाल को रूस के तटीय शहर कैलिनिनग्राद, रूस के तटीय शहर कैलिनिनग्राद स्थित यांतर शिपयार्ड में भारतीय नौसेना को सौंपा गया। यानी ये जो आईएनएस तमाल है रूस के द्वारा बनाया गया। ठीक है, आईएनएस तमाल कहाँ के द्वारा बनाया गया, तो रूस के द्वारा बनाया गया। और रूस के जो तटीय शहर हैं कैलिनिनग्राद, और वहां पर एक शिपयार्ड है अर्थात बेस है, तो वो है यांतर शिपयार्ड। और यहीं पर जो है इसको पूरा करने के बाद, यानी पूरा निर्माण करने के बाद भारतीय इंडियन नेवी को सौंप दिया गया आईएनएस तमाल। ठीक है, और आईएनएस तमाल रूस के द्वारा बनाया गया और इसकी मैक्सिमम स्पीड जो है 30 नॉट है। क्या है, 30 नॉट, अर्थात 30 नॉटिकल पर मील हो सकता है इस तरीके से। और इसमें शब्द जो है आईएनएस तमाल, ध्यान दीजिएगा, तो इसका मतलब नामांकन के पीछे का अर्थ क्या देखिएगा। तो इसका नामांकन तमाल देवता, ठीक है, तमाल देवताओं के राजा इंद्र, ठीक है, तमाल देवताओं के राजा इंद्र द्वारा युद्ध के लिए प्रयोग की गई दिव्य तलवार के नाम पर किया गया है। ठीक है, जो कि और ये आईएनएस तमाल जो है 125 मीटर लंबा और 3900 टन भारी है। ठीक है, और एक चीज और देखिए कि नौसेना में शामिल किया जाने वाला अंतिम विदेशी निर्मित युद्ध पोत भी है, अंतिम विदेशी निर्मित युद्ध पोत, ये ध्यान देना है कि अब जो युद्ध पोत है वो अंतिम है, यानी आईएनएस तमाल जो है एक प्रकार का युद्ध पोत भी है और विदेश से इंपोर्ट किया जाने वाला ये अब आखिरी है। ठीक है, आखिरी युद्ध पोत है। क्यों, क्योंकि इसके बाद जो अब युद्ध पोत है ज्यादातर भारत में बनने लगे हैं। चलिए, अब इसका शुभंकर देखते क्या है आईएनएस तमाल का। तो आईएनएस तमाल का जो है शुभंकर है द ग्रेस बियर। ठीक है, क्या है, द ग्रेस बियर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, तो भारतीय पौराणिक कथाओं के जो अमर भालू राजा जामवंत, याद होगा आपको भालू राजा जामवंत, और रूसी राष्ट्रीय पशु यूरेशियन भूरे भालू, ठीक है, यूरेशियन भूरे भालू से प्रेरित है। यानी इस दोनों को मिला करके द ग्रेस बियर बनाया गया, द ग्रेस बियर्स बनाया गया। ठीक है, यानी भारतीय पौराणिक कथाओं में कौन सा, तो अमर भालू राजा जामवंत, ठीक है, और रूस का राष्ट्रीय पशु यूरेशियन भूरे भालू से प्रेरित है। और इसी को मिला करके आईएनएस तमाल का शुभंकर क्या बनाया गया, तो द ग्रेस बियर्स।
अब इसके आदर्श वाक्य देखिए, तो आदर्श वाक्य क्या है? सर्वदा सर्वत्र विजया। ठीक है, आईएनएस तमाल का, आईएनएस तमाल का क्या है? तो सर्वदा सर्वत्र विजया। इसका मतलब क्या है? कि हर समय विजयी। इसका मतलब क्या है? हर समय विजयी। अब इस पर ध्यान देने वाली बातें ये है कि इसे नौसेना की पश्चिमी कमान में, ठीक है, पश्चिमी कमान में अरब सागर में तैनात किया गया है। पश्चिमी कमान में अरब सागर में इसको तैनात किया गया है, और जो पाकिस्तान के साथ लगी भारतीय समुद्री सीमाओं की रक्षा को और अधिक मजबूत प्रदान करेगा। ठीक है, तो ये थी आईएनएस तमाल के बारे में जानकारी। देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। तो अगला टॉपिक है नौसेना को मिला पहला स्वदेशी गोताखोरी सहायता पोत। ठीक है, पहला स्वदेशी गोताखोरी सहायता पोत आईएनएस निस्तार। ठीक है, गोताखोरी है, ये देखिएगा, गोताखोरी सहायता पोत आईएनएस निस्तार। और ये जो आईएनएस निस्तार है ये हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया है, और ये पहला स्वदेशी भी है। देखिए क्या है, तो इस आईएनएस निस्तार को पहला तो विशाखापत्तनम में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के द्वारा आईएनएस निस्तार को नौसेना में शामिल किया गया। और यह जो आईएनएस निस्तार है, चूंकि ये गोताखोरी सहायता पोत है, तो यह जो है 300 मीटर गहराई तक बचाव अभियान में सक्षम है, और यह 118 मीटर लंबा है और 10,000 टन भारी है, बहुत भारी है, समझिएगा। और निस्तार का अर्थ क्या है? इस आईएनएस निस्तार का अर्थ है मुक्ति, बचाव या मोक्ष। आईएनएस निस्तार का जो अर्थ है वो है मुक्ति, बचाव या मोक्ष। अर्थात ये गहरे पानी में बचाव कार्य करने वाली पनडुब्बियों के लिए, ठीक है, बचाव कार्य करने वाली पनडुब्बियों के लिए मदरशिप के रूप में कार्य करेगा, अर्थात मुख्य जहाज के रूप में कार्य करेगा। अर्थात ये जो इतना बड़ा है, 118 मीटर लंबा है और 10,000 टन भारी है, ये क्या है? तो यह जो है और भी बाकी जो गहरे पानी में बचाव करने वाली जो पनडुब्बी होते हैं, मरीन होते हैं, सबमरीन जो होते हैं, उनको ये मदरशिप अर्थात ये मुख्य जहाज के रूप में काम करेगा। ठीक है, और इसको कहाँ शामिल किया गया? तो विशाखापत्तनम में, आईएनएस निस्तार। और अगर आपसे सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले कि नौसेना में शामिल होने वाला पहला स्वदेशी गोताखोरी सहायता पोत कौन सा है? तो आईएनएस निस्तार। ठीक है, चलिए अब अगला बढ़ते हैं। अगला है आपका नौसेना के प्रोजेक्ट 17A। ठीक है, प्रोजेक्ट 17A, तो ध्यान दीजिए, इसके तहत क्या है कि सेवानिवृत्त युद्ध पोतों के नाम पर ही नए एवं उन्नत संस्करण के युद्ध पोतों का निर्माण कर नौसेना में शामिल करना। ठीक है, अर्थात जो पहले से ही नेवी में युद्ध पोत हुआ करते थे और उनको कुछ समय के बाद या उसकी आयु पूरी जाने के बाद उसको रिटायर कर दिया जाता था। ठीक है, तो उसी के नाम पर, फिर से उसी के नाम पर उसके उन्नत संस्करण अर्थात अपग्रेड करके उसको और वर्जन थोड़ा तैयार करके उसी नाम से नए युद्धपोत बना रहे हैं, और इस प्रोजेक्ट का ये हिस्सा है, अर्थात प्रोजेक्ट 17A। और इसी के तहत जो है इसी के तहत पहला और दूसरा बन चुका है। तो पहला जो बना है आईएनएस नीलगिरी, इसको जनवरी 2025 में शामिल किया गया, और ये आईएनएस उदयगिरी इसको अभी हाल फिलहाल यानी 2025 जुलाई में शामिल किया गया है। ठीक है, और ये मंझगांव डाक शिप बिल्डर्स के द्वारा निर्मित है। ये दोनों जो है आपका आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस उदयगिरी, ये मंझगांव डाक शिप बिल्डर्स द्वारा निर्मित है। और इसी के तहत यानी प्रोजेक्ट 17A के तहत जो है अभी और भी जो बनना है वो 5 अन्य मतलब जो है युद्धपोत बनना है। तो 5 अन्य युद्धपोत में कौन कौन सा है? तो एक है हिमगिरी, एक है तारागिरी, और एक है दूनागिरी, और एक है बिंध्वगिरी, एवं एक है महेंद्रगिरी। ये 5 अभी अन्य जो है युद्धपोत यानी पुराना युद्धपोत यानी इसको फिर से बनाया जाएगा। ठीक है, और ये किसके द्वारा बनाया जाएगा? तो ये ध्यान रखिए, ये बनाया जाएगा मंझगांव डाक शिप बिल्डर्स, और एक इधर है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा, अर्थात GRSE के द्वारा। इसमें 2 कंपनियों को शामिल किया गया है। ठीक है, तो नौसेना के प्रोजेक्ट 17A समझ में आ गया होगा क्या है। तो सबसे पहला इसका काम है कि जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं रिटायर्ड युद्धपोत के नाम पर ही नया उन्नत संस्करण का युद्धपोत निर्माण करना। ठीक है,
और इसमें तो मतलब जो है पहला दूसरा बन चुका है, यानी आईएनएस नीलगिरी बन चुका है, आईएनएस उदयगिरी बन चुका है। किसके द्वारा बनाया गया? तो मंझगांव डाक शिप बिल्डर्स के द्वारा निर्मित किया गया। और उसके बाद अभी 5 और बनाए जाने हैं। कौन कौन? तो हिमगिरी, तारागिरी, दूनागिरी, विद्योगिरी एवं महेंद्रगिरी। और ये पांचों किसके द्वारा बनाए जाएंगे? तो ये पांचों जो हैं आपके मंझगांव डाक शिप बिल्डर्स और गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग के द्वारा बनाया जाएगा। चलिए अगला टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है आपका मराठा साम्राज्य की किलेबंदी को दर्शाने वाला 12 किलों का मराठा सैन्य परिदृश्य यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी मराठा साम्राज्य की किलेबंदी को दर्शाने वाला 12 किलों को, कितने किलो को? 12 किलों को सामूहिक रूप से, ध्यान रखिएगा, 12 किलों को एक ही सूची के नाम में, यानी एक ही स्थल के रूप में सामूहिक रूप से मराठा सैन्य परिदृश्य, उसका नाम दिया गया मराठा सैन्य परिदृश्य, और उसको जो है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है। चलिए इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। ये है 17वीं एवं 19वीं शताब्दी के बीच, ठीक है, 17वीं एवं 19वीं शताब्दी के बीच निर्मित जो मराठा साम्राज्य के कुछ किले हैं जिसको शामिल किया गया इसमें। तो 12 किले मैंने बताया। 12 किले देखिए कौन कौन से हैं। तो 12 किले में सबसे पहला है वो है साल्हेर किला, ठीक है, साल्हेर किला, ये महाराष्ट्र, ये सबके सब महाराष्ट्र में, बस एक यहाँ पर जो है जिंजी किला, ये तमिलनाडु में है। देखिए तो साल्हेर किला महाराष्ट्र, शिवनेरी किला, फिर लौहगढ़, फिर खंडेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णदुर्ग, पन्हाला, विजय दुर्ग और सिंधु दुर्ग, और एक है तमिलनाडु का जिंजी किला, तमिलनाडु का जिंजी किला, ये ध्यान रखिए। तो यानी 11 ठो महाराष्ट्र से और एक तमिलनाडु का जिंजी किला, ये सबके सब जो हैं ये मराठा साम्राज्य से, यानी मराठा सैन्य परिदृश्य के हिस्सा हैं, ठीक है। और इस सभी को एक सामूहिक रूप से मराठा सैन्य परिदृश्य नाम दिया गया और इसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया। तो इस प्रकार से जो है, और इसको शामिल कब किया गया? तो ये ध्यान रखिए। तो यूनेस्को की पेरिस में जो होती है, यूनेस्को का आपका हेडक्वार्टर भी आपका पेरिस में ही है। तो यूनेस्को की पेरिस में 6 से 16 जुलाई के बीच में 47वें सत्र की बैठक होती है और उसी बैठक में इसको शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार से अब जो है ये भारत का 44वां स्थल था, यानी महाराष्ट्र का जो सैन्य परिदृश्य शामिल हुआ है, मराठा सैन्य परिदृश्य, वो भारत का 44वां यूनेस्को साइट है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। और इस प्रकार से भारत में अब कुल कितना हो गया? 44 स्थल हो गए, जिनमें से 36 स्थल जो हैं वो सांस्कृतिक हैं और 7 स्थल प्राकृतिक रूप के हैं और एक स्थल जो है मिश्रित रूप का है। टोटल भारत में कितने हो गए यूनेस्को साइट? तो 44, याद रखिए। और उसके बाद जब इसको शामिल किया गया तो और भी अन्य देशों के भी शामिल किए गए होंगे 2025 में। इस प्रकार से यूनेस्को में टोटल, यानी पूरे विश्व में यूनेस्को के टोटल कितने साइट हो गए? 1248 वो साइट हो गया, ठीक है। इस प्रकार से थोड़े बहुत चीजें अगर डाटा के अनुसार देख सकते हैं तो रख सकते हैं दिमाग में। देखिए सर्वाधिक जो यूनेस्को साइट है वो है इटली में 61, कितना है? इटली में 61 पहले स्थान पे। दूसरे स्थान पे चाइना है 60 स्थान के साथ। तीसरे स्थान पे जर्मनी, चौथे स्थान पर फ्रांस और 5वें स्थान पर स्पेन। और इस भूमिका में जो है भारत का स्थान आपका 6ठे नंबर पे है। कितना है भारत का स्थान? 6ठे नंबर पे है 44 स्थान के साथ में, यानी भारत में भी कम नहीं है यूनेस्को साइट, इतना ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ अगला टॉपिक है आपका क्या? तो नमस्ते योजना। क्या है? नमस्ते योजना के तहत लखनऊ में विशेष कार्यक्रम, ठीक है, नमस्ते दिवस मनाया गया, ठीक है। नमस्ते योजना के तहत जो है लखनऊ में एक विशेष कार्यक्रम हुआ और नमस्ते दिवस मनाया गया। तो देखते हैं नमस्ते योजना क्या है और फिर नमस्ते दिवस में क्या हुआ। देखिए समझिए बात को, क्या है यहाँ पर? नमस्ते योजना अर्थात नमस्ते, NAMASTE, तो N फॉर नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, ठीक है, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, ये ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से अगर इसको पढ़ें तो राष्ट्रीय यंत्रीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र, राष्ट्रीय यंत्रीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र। और यह जो है किसके द्वारा यह योजना लाई गई थी?
तो यह योजना जो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय, इस दोनों के संयुक्त रूप से 2023-24 में ही शुरू किया गया था नमस्ते योजना। तो नमस्ते का मतलब क्या है? नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, मीन्स राष्ट्रीय यंत्रीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र। किसके द्वारा? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और एवं आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या था? देखिए, उद्देश्य जानना जरूरी है। उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना, सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना। दूसरा उद्देश्य क्या है? स्वच्छता कार्य में शून्य मृत्यु दर प्राप्त करना, शून्य मृत्यु दर प्राप्त करना। तीसरा क्या है कि मानव के द्वारा जो है जो मल ढोया जाता है या मल के साथ सफाई कर्मचारियों के सीधे संपर्क को समाप्त करना, सीधे संपर्क को समाप्त करना और सभी कार्यों को, जो भी इसमें साफ सफाई वाला काम हो, उसमें सुरक्षा उपकरणों के माध्यम से कराना, ना कि डायरेक्ट उसको हाथों के द्वारा कराना है। क्लियर? अब यहाँ पर एक चीज अब देखना है कि जो नमस्ते दिवस मनाया गया, तो इसी के उपलक्ष्य में यानी नमस्ते योजना के तहत ही नमस्ते दिवस मनाया गया, नमस्ते दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कब किया गया? तो 16 जुलाई 2025 को। कहाँ पर? तो लखनऊ में किया गया। कहाँ पर किया गया? तो लखनऊ में किया गया। जैसा कि हेडिंग में ही आप देखे होंगे कि कहाँ किया गया था? लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में। अब ध्यान दीजिए, किसके द्वारा किया गया ये योजना, मतलब ये दिवस मनाया गया? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तत्वाधान में आयोजित हुआ और इसके केंद्रीय मंत्री जो है BL शर्मा ने इसका उद्घाटन किया। बहुत सी चीजें, जैसे कि एक फोन नंबर इन्होंने बताया, यूनिक नंबर, और उसके फिर PPT किट भी इन लोगों को बांटे हैं। इस तरीके से जो भी योजना आप लोग को पता है होता है नॉर्मल, बहुत बस जानना ये जरूरी था नमस्ते योजना है क्या और नमस्ते दिवस का कार्यक्रम कहाँ आयोजन हुआ था और किसने इसका उद्घाटन किया। चलिए, अब इसी तरह का एक योजना अपने बिहार में भी था। जब स्टेट न्यूज जब हम पढ़े, हम प्रतियोगिता दर्पण में देख पता चला कि बिहार में एक योजना है मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना युवाओं के लिए इंटर्नशिप योजना है। ये जो योजना है युवाओं के लिए इंटर्नशिप योजना है और इस योजना को 7 निश्चय 2 के तहत लाया गया। इस योजना को किसके तहत लाया गया? तो 7 निश्चय 2 के तहत लाया गया। अब देखिए इसका मतलब क्या है। तो मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा अर्थात CM प्रतिज्ञा क्या है? CM प्रतिज्ञा। देखिए, पहले CM प्रतिज्ञा का फुल फॉर्म समझते हैं। चीफ मिनिस्टर। प्रतिज्ञा में क्या क्या शब्द है? PRATIGYA। ठीक है, तो CM का मतलब हो गया चीफ मिनिस्टर। अब P फॉर प्रमोशन ऑफ रेडनेस, प्रमोशन ऑफ रेडनेस, अवेयरनेस एंड टेक्निकल इंसाइट फॉर गाइडिंग यूथ एडवांसमेंट। ठीक है, क्या है? प्रमोशन ऑफ रीडनेस, अवेयरनेस एंड टेक्निकल इंसाइट। क्या है? टेक्निकल इंसाइट्स फॉर गाइडिंग यूथ एडवांसमेंट। अर्थात क्या है, इसका उद्देश्य क्या है समझिएगा। इसका उद्देश्य है बिहार के युवाओं को उन्नत कौशल, ठीक है, क्या है? उन्नत कौशल, बेहतर रोजगार क्षमता और करियर संवर्धन के नए अवसर उपलब्ध कराए जाए। करियर संवर्धन के लिए नए अवसर उपलब्ध कराए जाएं मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा के तहत। अब देखिए क्या है, तो ये मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा में बेसिकली है क्या कि जो युवा हैं जो इंटर्नशिप करना चाहते हैं उसके लिए कुछ सहायता राशि दिया जाता है। तो योग्यता इसमें क्या रखा गया है और उसमें एज सबसे पहले नंबर है कि कौन कौन से इसका फायदा उठा सकते हैं। तो जिसकी उम्र सीमा 18 से 28 वर्ष है, पहला तो ये। अब योग्यता क्या है, जो इसमें 3 कैटेगरी के इन्होंने बांटे गए, 1, 2 और 3। जो 12th पास आउट है और वो कहीं से इंटर्नशिप कर रहा है तो उसको 4,000 रुपए प्रति माह दिए जाएगा। ITI और डिप्लोमा धारक है तो उसको 5,000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा और जो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट है उसको 6,000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? 6,000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा और यह राशि जो है आपको 3 से 12 महीने तक दिया जा सकता है। ठीक है, अधिकतम 3 से 12 महीने तक दिया जा सकता है। और ये क्या है? ये बेरोजगारी भत्ता नहीं है, उससे अलग है। ये इंटर्नशिप करने के लिए दिया जाता है, यानी आप कहीं से
कुछ सीख रहे हो उसके लिए दिया जा रहा है, कहीं पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। और इसमें एक नोट ध्यान दीजिएगा, अगर आप होम डिस्ट्रिक्ट से बाहर इंटर्नशिप कर रहे हैं और तो आपको 2,000 रुपये प्रति माह एक्स्ट्रा आजीविका के रूप में दिया जाएगा, ताकि आप खाना पीना जो है कर सकें। और अगर आप राज्य से बाहर हैं तो फिर आपको 5,000 रुपये एक्स्ट्रा दिया जाएगा। और उसमें और ये दोनों ही चीजें जो होम डिस्ट्रिक्ट और राज्य डिस्ट्रिक्ट से आपको सिर्फ ये 3 महीने तक ही दिया जा सकता है, अधिकतम 3 महीने तक ही दिया जाएगा। बाकी बात जो सुविधाएं हैं मैंने ऊपर बता दिया। तो ये बस सिंपल से इतना जानना, बिहार में मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना क्या था, ठीक है, 7 निश्चितों के तहत लाया गया। युवाओं के लिए इंटर्नशिप योजना के लिए बेहतर था ये। और बाकी उन्नत कौशल, बेहतर रोजगार क्षमता और करियर संवर्धन के लिए नए अवसर प्रदान करना। एज क्या था, 18 से 28 वर्ष के आयु वर्ग के लोग इसमें जो है फायदा उठा सकते हैं। 12th ITI ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के 3 तरह के इन्होंने दिया, 4,000 से 5,000 फिर 6,000, यानी इस तरीके से इसका ओवरऑल कहें तो इस योजना के तहत 4,000 से 6,000 रुपए प्रति महीने, ठीक है, 4,000 से 6,000 रुपए प्रति महीने राशि दी जाएगी। वो भी अधिकतम कितना, तो 3 से 12 महीने तक, 3 से 12 महीने तक, ठीक है, 3 से 12 महीने तक। दोस्तों इसी के साथ जो है सितंबर 2025, ठीक है, इसी के साथ आपका सितंबर 2025 का जो है राष्ट्रीय घटनाक्रम जो है खत्म हुआ। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया हो, आपको फास्ट रिवीजन और लास्ट रिवीजन में हेल्पफुल मिल रहा हो। इसी तरीके से अब मैं थोड़ा फास्ट करूंगा ताकि जल्दी जल्दी आपको वीडियो मिल सके और एग्जाम से पहले पहले तक सभी चीजों का रिवीजन हो पाए। अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और आपका थोड़ा सा सपोर्ट हमें आगे बूस्ट करता है। सपोर्ट बस ये चाहिए कि एक सब्सक्राइब, एक शेयर और एक लाइक, और अगर कोई सुझाव हो तो एक कमेंट, और ऐसे आप एक बढ़िया सा कमेंट मुझे दे सकते हैं मुझे प्रोत्साहित करने के लिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।